तो बच्चों देखो, हम लोग एनएलएम में नॉर्मल रिएक्शन का कैलकुलेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। और वो तब पढ़ रहे थे जब ब्लॉक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में है, रेस्ट में होता है। तो रेस्ट में होता है तो आपको पता ही है ये रेस्ट में होने का मतलब क्या है। पिछले लेक्चर्स में आप देखे होंगे तो पिछले लेक्चर में आपको ये बात पता चला होगा कि रेस्ट में होने का मतलब होता है कि एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स जीरो और वाई डायरेक्शन में भी फोर्स जीरो। जैसे कि आपको उसी सीक्वेंस में मैं एक क्वेश्चन दूं और कहूं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ये 20 न्यूटन है, ये 37 डिग्री, ये 4 kg, इधर से लग रहा है F0। अब आपसे पूछा गया था फाइंड F0। ये रेस्ट में दिया है, ब्लॉक कैसे किस स्टेट में है, रेस्ट में है। तो मैं आपको बोला था कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए आपको हमेशा क्या करना होता है। तो आपको सॉल्व करने के लिए बोला गया था कि हमेशा फोर्सेस को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो। अच्छा, फोर्स को कभी भी रिजॉल्व करोगे, याद रखो कि कभी फोर्स ऐसे है, ये एंगल दिया है थीटा, ध्यान से तो याद रखिएगा। अगर ये फोर्स की वैल्यू F दिया है, ये एंगल थीटा दिया है, तो इस डायरेक्शन में होगा F cos थीटा। जिधर F cos थीटा होगा उसके परपेंडिकुलर F sin थीटा होगा। ये रटा रहे आपको, कभी ऐसे रिजॉल्व करना होगा तो ऐसे रिजॉल्व करो, कभी ऐसा होता है कि यहीं पे फोर्स का एंगल दिया होगा F ऐसे। तो जिस एरो का डायरेक्शन देख के, एरो दूर जाता हुआ दोनों बना, एरो इधर ही आ रहा है तो अब इसके इसी डायरेक्शन में क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट अगर करना होगा कभी तो हम ऐसे कर देंगे। ये F cos थीटा, ये ऊपर से इसके परपेंडिकुलर F sin थीटा। तो अगर ये दोनों बना रहे हैं तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, तब ये दोनों लिख रहे हैं तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट है ये और इसका इक्विवेलेंट है ये दोनों फोर्स, ठीक है ना। इक्विवेलेंट फोर्स का मतलब यह होता है, पहले तो टर्म एक होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि चाहे इसको रखें चाहे इन दोनों को रखें, एक ही चीज़ है, तीनों नहीं रख सकते, इसकी बजाय ये दोनों। तो इक्विवेलेंट का मतलब समझो, जैसे कि मान लो आप इक्विवेलेंट को इस तरह समझ सकते हैं, एक टर्म आप लोग बहुत पहले सुने होंगे, इक्विवेलेंट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट ऐसे समझो, जैसे मान लो आप मार्केट में गए और मार्केट में आप 2 समोसा खरीदे, 10-10 रुपए की एक है, तो 2 समोसे के लिए आप कितना पे करोगे, आप 20 रुपये पे करोगे। तो वो 20 रुपया इज़ इक्विवेलेंट टू 2 समोसा, क्योंकि 20 रुपया दिया तो आपको 2 समोसा मिला। वो दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो आप 2 समोसे की बजाय 2 किलो 20 रुपया ही खा जाते। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। बहुत सारे परचेजिंग का काम जो होता है ना, वो इक्विवेलेंट पे बेस्ड है। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, उसके बदले वो दोनों बराबर है, तो इसके बदले ये दोनों बना लो, इसके बदले ये दोनों बना लो, ठीक है ना। हम सर कब समझ में आएगा कि कंपोनेंट करना है कब नहीं समझ करना है। तो मैं आपको बोला भी था कि देख के समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन कर, पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बताया था, वो देख के समझ में आ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन आसान है कौन सा क्वेश्चन टफ है। पिछले टर्न पे ही मैं आपको बोला था कि याद आ रहा हो तो, जैसे मैं बोला था कि ये एक एग्ज़ाम्पल में भी मैं याद दिला दे रहा हूँ। ऐसे दिया था, ऐसे दिया था और तब नॉर्मल रिएक्शन पूछा था, और एक ये सेम क्वेश्चन को मैंने ऐसे बोला था कि ये फोर्स 50 न्यूटन का इधर 53 डिग्री पे लग रहा है, तब नॉर्मल रिएक्शन बताओ। तो आपने कहा था ये ज़्यादा आसान है सर, इसमें तुरंत आंसर बताया जा सकता है, इसमें तुरंत आंसर नहीं बताया जा सकता। ये इजी है, क्यों इजी? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में दिया है, इसमें उस डायरेक्शन में नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आया था कि कैसे कंपोनेंट करना होता है। तो मैं
आप याद भी रखो चीज़ों को कि कब समय के साथ आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। उसी प्रकार कंपोनेंट की भी बात हम हो गया, तो मैं बोलूँ आपको कैसे करना है वो आपको समय के साथ समझ में आ जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल देखो ये कंपोनेंट कैसे करना है इस बात को समझो। कभी भी कैसा भी प्लेन हो किस डायरेक्शन में करना ज़रूरी है। प्लेन कैसा है जिस पे रखा है, ध्यान से देखो प्लेन कैसा है। प्लेन है हॉरिजॉन्टल, ग्राउंड है ना। तो कब मैं एक बात बोल रहा हूँ ध्यान समझिएगा, इस पे कोई भी ब्लॉक रखा जाएगा, कोई भी ब्लॉक रखा जाएगा, उसका मोशन पॉसिबल किधर है, अलोंग द सरफेस मोशन पॉसिबल है, ठीक है ना। तो फोर्स अगर दिया रहे तो ऑलवेज किधर कैसे रिजॉल्व करें, अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझाने के लिए मैं नहीं किया हूँ क्योंकि ये तो पिछले टर्म पे ही आता है। इसमें कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व करोगे तुरंत समझ में आया कि एफ कॉस थीटा ये जाएगा, तो ये 16 ये 12, एफ नॉट की वैल्यू 16 आ गया, ठीक है ना। कंपोनेंट हमने कैसे किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ज़्यादा डिटेल में अगर समझना है तो ऐसे समझो जिस प्लेन पे रखा है उस प्लेन के अलोंग एक कंपोनेंट किया करो हमेशा, और एक उसके परपेंडिकुलर। मोशन क्यों ऐसा क्यों ऐसे करना है, क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई मोशन जब भी होगा अलोंग द सरफेस ही होगा। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ये प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक ब्लॉक ऐसे रखा है, तो ये ब्लॉक इधर ही चलेगा ना, ऐसे ही चलेगा, प्लेन पे ही चलेगा ना। आप चलते हो ग्राउंड पे तो आप ग्राउंड पे ऐसे उड़ते तो हो नहीं, आप चलोगे तो उधर ही। तो उसी प्रकार मैं बोल रहा हूँ ब्लॉक ऐसे रखा है तो अलोंग द प्लेन। लेकिन ब्लॉक अगर प्लेन ऐसा हो जाए, ये देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ग्राउंड के जैसा, लेकिन प्लेन ऐसा भी तो हो सकता है, इसे बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। तो ऐसे प्लेन की चर्चा हमें करनी है अब, जिसका नाम है इंक्लाइंड प्लेन। ग्राउंड के बारे में ब्लॉक रख के हम लोगों ने देख लिया काफ़ी। अब जो ब्लॉक करनी है चर्चा उसका नाम है इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन के बारे में हमें चर्चा अब करनी है। तो इंक्लाइंड प्लेन थोड़ा ढंग से समझ लीजिएगा चीज़ें, उसके बारे में बार बार जो प्रोसीजर है इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के, वो आपको याद रहना चाहिए हमेशा के लिए। बच्चे देखो कैसा है प्रोसीजर कि जैसे कि हम इंक्लाइंड प्लेन की बात करने जा रहे थे, तो इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहे थे हम लोग। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, तो उस इंक्लाइंड प्लेन के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो इंक्लाइंड प्लेन ये होता है, ग्राउंड जैसे एक प्लेन है, ये प्लेन को बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। किसी एंगल थीटा पे अगर हो तो उसे बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। जैसे कि मतलब ये एक प्लेन है, इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं, और अगर ये हॉरिजॉन्टल ना हो किसी एंगल पे टिल्टेड हो उसे बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन इसे बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ कि मैंने बोला ये इंक्लाइंड प्लेन जो है, इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ब्लॉक रखोगे, कोई ब्लॉक अगर रखोगे तो उसका मोशन किधर होगा, अलोंग द इंक्लाइन होगा। क्योंकि यहाँ पे किसी ब्लॉक को अगर ऐसे छोड़ दें हम, इस पे अगर ऐसे छोड़ दें तो भाई ये किधर जाएगा, ज़रा बताओ देख के आप लोग। इस ब्लॉक को अगर हम बात करें, यहाँ पे ऐसे रख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये किधर हो रहा है,
ये इंक्लाइन प्लेन है, किधर मूव करेगा, मूव करने का मोशन की टेंडेंसी ऐसे होगी। आप लोग इसको रियलाइज़ भी कर पा रहे होंगे, विजुलाइजेशन थोड़ा सा ज़रूरी है। बच्चों देखो क्या है ना, इधर होगा। तो अभी 5 मिनट पहले मैंने बोला था कि कंपोनेंट फोर्स अगर किसी भी डायरेक्शन में दिया हो, कभी भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि सर फोर्स किधर कंपोनेंट बनाए, हम किधर बनाना सही है। तो मैं कह रहा हूँ बनाने का कोई भी तरीका हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन एक प्रोसीजर रटा रटाया हो। प्रोसीजर रटा रटाया क्वेश्चन अगर होता है, क्वेश्चन परफेक्ट सॉल्विंग आप बच्चा का हो जाता है। जिस बच्चे का प्रोसीजर, कई बार बच्चे पूछते हैं सर रटना एक समझना है, तो मैं बोलता हूँ रटना है, लेकिन क्या रटना है, प्रोसीजर रटना है, क्वेश्चन नहीं रटना है। प्रोसीजर जो करने का तरीका है उसको रट लेना है। तो प्रोसीजर क्या रटना है, देखो एक बात बहुत काम की मैं बोल रहा हूँ कि सर कब मुझे समझ में आएगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स को रिजॉल्व करे। जैसे मान लो ये ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा है, ऐसे फोर्स लग रहा है, तो इसमें सर किधर आप, इसमें तो ग्राउंड वाले में क्लियर है ना, उसमें तो डाउट है नहीं आपको। इसमें फोर्स को रिजॉल्व करना होगा, कैसे करोगे, एक इधर करोगे एक इधर करोगे। तो मैं इसमें इधर किया, तो मैं बोल रहा हूँ अब रटो। क्या रटो कि हम फोर्स को हमेशा रिजॉल्व करेंगे अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करोगे, कंपोनेंट फोर्स के किस डायरेक्शन में दिए बनाओगे, अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर उस डायरेक्शन में अलोंग द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आपको कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। जैसे पिछला अभी तक क्वेश्चन हम लोगों ने किया, इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बनाना पड़ता था, तो क्योंकि अपना प्लेन ग्राउंड हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है ना। अब आज के डेट में हमें अगर यहाँ पे ये इंक्लाइन प्लेन है, इस पर एक ब्लॉक रख दें, मास m का, तो आपको पता होगा कि इसका एफबीडी बनाने के लिए, ध्यान सुनिएगा, ये थ्योरी के पॉइंट्स जो हैं कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। कंपोनेंट किधर करना होगा, कंपोनेंट हमेशा अलोंग द प्लेन, दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। किधर, रिक्वायर्ड कंपोनेंट ऑफ फोर्स, रिक्वायर्ड कंपोनेंट ऑफ फोर्स किधर चाहिए हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर इस डायरेक्शन में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया है तो बनाओ। जैसे कि अभी अभी क्वेश्चन दिखाया था, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में दिया था, तो आपने बोला था बहुत आसान है ये, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आता है सबको, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रहना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि यही एकमात्र तरीका है करने का, और तरीके हैं, लेकिन पहले आप इसमें परफेक्शन ला दो समय के साथ, धीरे धीरे, और आप ओरली कर ले जाओगे बिना कंपोनेंट किए समय के साथ, लेकिन ठीक है। देखो बच्चों, एफबीडी बनाने की बारी आई तो एक बच्चा एफबीडी देखो कैसे बना रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक बच्चा एफबीडी ऐसे बना रहा है, वेट जो नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है आपको पहले से बता दो, कितना, कहाँ कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट है। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है तो आपने भी याद किया हुआ है, मैं भी बताया हूँ एक बार 2 बार, आज फिर से सुन लो। नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन किधर होता है, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस पर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हुआ, तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। कभी भी याद रखो, इंक्लाइन में नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, वेट ऐसे, mg तो हमेशा आपको याद होगा, उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, mg तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट करता है तो अर्थ तो हमेशा नीचे खींचेगा, कैसा भी रखा हो। अर्थ के बारे में मैं बताया था, ये mg हो गया, ठीक है ना, और ये एंगल आपका थीटा दिया है,
ये कौन सा, ये अलोंग द सरफेस है, डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस डायरेक्शन है। दो डायरेक्शन सोचे तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। हमने बोला था कि क्वेश्चन सॉल्व, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी लाना है, इजी तरीके से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कंपोनेंट हमेशा किधर बनाना पड़ेगा, कंपोनेंट हमेशा किधर बनाओ आप, अलोंग द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये mg क्या, नॉर्मल एक्शन तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, उसी के जैसा। जैसे इसको पलट के अगर हॉरिजॉन्टल पे रख दे तो कल देख समझ में आ रहा है नॉर्मल एक्शन ऐसे जा रहा है, लेकिन mg वैसा नहीं है। तो mg वैसा नहीं है तो एक बच्चा इस तरह FBD बनाए, दूसरा एक बच्चा कहे कि भाई ये थीटा है, तो आप बताओ मुझे कि ये एंगल कितना बनेगा। ये हॉरिजॉन्टल देखा जाए तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये देखो ये 90 डिग्री है, 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा। तो एक बच्चा कहेगा कि सर मैं FBD ऐसे बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, वो कहेगा कि मैं FBD में नॉर्मल एक्शन तो कंफर्म है ऐसे लगेगा, लेकिन mg ऐसे लग रहा है तो mg के दो कंपोनेंट बना ले, mg cos थीटा और mg sin थीटा। देखो वेट ही है दोनों, ध्यान समझो। आपको मैं बताया था कि चाहे दोनों इसको mg ऐसे बनाओ, चाहे mg को दो कंपोनेंट के फॉर्म में तोड़ के लिखो, दोनों का मतलब एक ही है ना। लेकिन ये उसी प्रकार है, ये उसी प्रकार की बात हो रही है, याद रखिएगा। जैसे मैं आपको बोला था कि ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है, दूसरे क्वेश्चन में ऐसे फोर्स लग रहा है, तो आपने बताया था सर ये वाला ज़्यादा आसान नहीं है, ये आसान है, ठीक है ना, ये दोनों बराबर हैं। जबकि फोर्स याद आ रहा हो तो, याद आ रहा है ना, ये 53 डिग्री 50 न्यूटन, तो मैं बोला था कि ये दोनों एक ही जैसा है। लेकिन ये फिर भी टफ़ होता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। सॉल्व करने के लिए ऐसे होना चाहिए। तो इसको आप इस फॉर्मेट में तोड़ते हो, इसको इस फॉर्मेट में तोड़ते हो आप, तब तो ये सॉल्व कर पाते हो। इधर का नॉर्मल एक्शन 30, इधर से वेट प्लस 40 करते थे, ऐसे तो नहीं सॉल्व कर पा रहे थे। तो उसी प्रकार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इधर सरफेस हॉरिजॉन्टल था, इधर सरफेस इंक्लाइंड है, तो हमने बोला था कंपोनेंट किधर करना है। अब सर पूरा खिचड़ी हो गया है, जैसे लग रहा है कि क्या पढ़ा दिए, वो एकदम ऐसा नहीं है। धैर्यपूर्वक समझो कि मैं पूछूं कि दो बातें बस बताना है यार, दो ही बात सीखना है कि ये कैसा सरफेस है, हॉरिजॉन्टल है, कंपोनेंट हमेशा किधर करना आसान होगा, इसको सॉल्व करना आसान है ना। तो मैंने बोला क्या, कंपोनेंट हमेशा अलोंग द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द सरफेस करो। सरफेस चूँकि हॉरिजॉन्टल है तो इसलिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना है, अलोंग द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द सरफेस करो। कंपोनेंट कैसे करो, अलोंग द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। चूँकि सरफेस ही आपका हॉरिजॉन्टल है इसलिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यहाँ पे करना आसान था। आज के डेट में सरफेस आपका इंक्लाइंड है, तो अलोंग द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द सरफेस कंपोनेंट करना है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है ना, तो ये फोर्स ये वाला थोड़ा सा टफ हो जाएगा, आपको इजी ये पड़ेगा। देखो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर आ जाएगा। ये वो फोर्स है जिसकी वजह से चल पड़ रहा है, देखो मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। देखो तभी तो इंक्लाइन प्लेन पे एक्स्ट्रा फोर्स इधर लगता है ना, तभी तो देखो ये mg sin थीटा की वजह से चल पड़ता है। ये देखो इसको तो mg cos थीटा को नॉर्मल बैलेंस कर लेता है, ऐसे कर दोगे चल पड़ेगा, ठीक है। ये बात मुझे लग रहा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो मैं बोलूँ कि इसको रटो, अब दिमाग मत लगाओ कि कभी भी इंक्लाइन प्लेन में ये FBD याद रखो। वेट हम कभी mg ऐसे नहीं बनाएंगे, mg बनाओगे तो दो कंपोनेंट में तोड़ोगे, जैसे ऐसा होगा तो ऐसे तोड़ोगे। इससे ज़्यादा बेटर है कि आप सीधा याद रखो, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बार बार
हैशटैग बना दे रहा हूँ जिससे कि आप याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप mg बना लिखने की बजाय उसके 2 कंपोनेंट लिख दिया करो, दैट्स इट। ठीक है ना, इंक्लाइन प्लेन हो गया कि थ्योरी की बात जहाँ तक रही। अब इस पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। देखो बच्चों, जैसे पहला एग्जांपल मैं आपको ये दूं, ये 37 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, कुछ 5 kg, ये F0 ऐसे लग रहा है। आपको पूछा जा रहा है फाइंड F0 इफ ब्लॉक इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। तो हम बताए थे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, FBD। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो इसका FBD बनाओ पहले। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, FBD। FBD बनाओ तो FBD के लिए डॉटेड एरो दिखा दिया करो, इंक्लाइन प्लेन। पूरा इंक्लाइन बनाने की जरूरत नहीं, तो हल्का सा बना दिया करो। इस पे ब्लॉक बनाओ। अब जो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, याद है आप सभी को। अब F0 जो दिख रहा है उसको बना दें ऐसे। अब आप मुझे बताओ ध्यान से सोच के, अभी अभी जो पढ़ा है, mg बनाऊं कि mg cos थीटा mg sin थीटा बनाऊं। तो आप कहोगे mg cos थीटा mg sin थीटा बनाइए सर। तो इधर क्या होगा, m कितना है 5g10, mg cos थीटा होता है ना, रटा रहे, इधर mg sin थीटा होता है। cos 37 की वैल्यू कितना 4/5, इधर mg sin थीटा 5 × 10 × 3/5। और ये बोल रहा है रेस्ट में है, तो देखो ये अलोंग द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पिछले क्वेश्चन के जैसा अभी अब नॉर्मल तरीका हो गया, आसानी से समझ में आ गया। F0 इक्वल टू कितना आएगा 30 न्यूटन और नॉर्मल रिएक्शन आ गया 40 न्यूटन। बस क्वेश्चन सॉल्व, एक लाइन में प्रॉब्लम आपका ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग आगे चल ही रहे थे तो इस प्रॉब्लम में यहाँ तक की बातें आप एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सेम प्रॉब्लम में अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा कुछ चेंज ना करें, आपको अगला एग्जाम्पल, बहुत सारे अनंत एग्जाम्पल बनते हैं छोटा छोटा चेंज करके। कुछ चेंज ना करूं मैं, अगर फोर्स ऐसे लगा दूं हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। अब आपसे पूछ ले रहा हूं, बताओ क्या होगा। ब्लॉक अभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो ठीक है FBD बनाओ सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहला काम होता है FBD, तो सॉल्यूशन के लिए FBD बनाते हैं। चलो, ये ब्लॉक रखा बच्चों, इधर लगाया नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन में पहले वेट का बना दो, तो वेट के लिए आप सभी को पता होगा, इधर mg cos थीटा mg cos थीटा अभी भी आपने सॉल्व किया 40 न्यूटन, इधर लगेगा mg sin थीटा 30 न्यूटन। वेट mg बनाने के बजाय ये बनाते हैं, ये तो याद है ना। F0 खुद देखो, F0 कैसा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, ये डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन को देखो, ये बेस से हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री है, तो ये भी 37 डिग्री होगा।
तो यानी ये जो डायरेक्शन है ये इंक्लाइन प्लेन से कितने डिग्री पे है, इंक्लाइन से ये 37 डिग्री पे है, ठीक है। ये फोर्स जो लग रहा है 37 डिग्री पे लग रहा है। तो ये 37 डिग्री पे जो फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखिएगा, हम अभी अभी आपको बताए थे, याद रखिए कि कंपोनेंट फोर्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फोर्स किस डायरेक्शन में चाहिए, अलोंग द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये प्लेन का डायरेक्शन देखो कैसा है, प्लेन ऐसे है, अलोंग द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन का डायरेक्शन ये है। ये फोर्स ना तो एक अलोंग है ना तो परपेंडिकुलर। तो हमें इस डायरेक्शन में फोर्स पता है, ऐसे हमें तो ऐसे चाहिए ना, हमें ऐसे चाहिए, इसका एक कंपोनेंट और एक इधर का चाहिए। तो ये देखो आपको पता है इस डायरेक्शन में कितना डिग्री बन रहा है, तो ये दिख रहा है ना 37, फोर्स का डायरेक्शन यही है ना। तो इधर देखो तो इसके साथ अलोंग के साथ कितना बना रहा है 37, तो अलोंग वाले डायरेक्शन में 37 के साथ कॉस जाता है, जिसके साथ एंगल बनता है, अलोंग वाले के साथ कितना जा रहा है 37 डिग्री। तो एफ का डायरेक्शन, एफ नॉट का डायरेक्शन वही है, एफ नॉट कॉस 37, 4 एफ नॉट बाई 5, और ये कितना हो जाएगा 3 एफ नॉट बाई 5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से बात को एकदम क्लियर कट समझो आप लोग बच्चों, कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये कैसे कैसे कर दिया आपने डायरेक्शन, मैं समझ ही नहीं पाया। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं हम लोग, इतना दिमाग भी काम नहीं करता। ठीक है भाई, जिनका दिमाग नहीं काम करता उनके लिए दोबारा बता रहा हूँ मैं। बच्चों ये डायरेक्शन देखो यही है ना हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो एक्सटेंड किया जा सकता है, ये डायरेक्शन हुआ, तो इस डायरेक्शन को देखो तो 37 डिग्री इंक्लाइन से बना रहा है ना, इस डायरेक्शन में हमें नहीं चाहिए फोर्स, तो ये डायरेक्शन से ये डायरेक्शन कितने डिग्री पे है 37, मतलब फोर्स इधर ही लग रहा है ना ऐसे, तो इसका कंपोनेंट इधर जाएगा, तो इसके साथ कॉस बनेगा तो ऐसे साइन वाले में आएगा। रटाया है ना, बोला गया था ना कि देखो यहाँ पे क्या है, एफ नॉट ऐसे लग रहा है, ये एक डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन ऐसे है, ये इंक्लाइंड है और ये 37 डिग्री दिया है, तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा कॉस, तो दूसरा अपने आप ये हो जाएगा। अब ज़रा बताओ मुझे, इक्विलिब्रियम स्टेट में है नेट फोर्स 0 होगा, तो नेट फोर्स 0 करो, क्या 4 एफ नॉट बाई 5 की वैल्यू 30 होगा, बिल्कुल 30 होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और वर्टिकल में देखो ये एक डायरेक्शन में, तो नॉर्मल डायरेक्शन कितना आया 3 एफ नॉट बाई 5 प्लस 40, एफ नॉट की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। सॉल्विंग आपको आता होगा, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, और आप लोग कर भी ले जाओगे क्वेश्चन को सॉल्व। ये शायद 2 क्वेश्चन हो गए, 3, ये चौथा प्रॉब्लम है। फोर्थ प्रॉब्लम हम उसी सीक्वेंस में उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, कि एक ब्लॉक देखो बच्चों ऐसे रखा है, सोचो कि दूसरा ब्लॉक एक और ऐसे रखा है, ये ब्लॉक ए है, ये बी है, ये 30 डिग्री है, यहाँ से एफ नॉट लग रहा है, यहाँ से भी एफ नॉट लग रहा है। ये ग्राउंड पे ऐसे रखा है। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स।
और सिस्टम कैसा है, दोनों रेस्ट में है, कहीं मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक, चलो इसको सॉल्व करके इमेजिन करो, बस इमेजिनेशन, बार बार कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, तो बार बार वही बात सोचो कि कभी भी क्वेश्चन आए दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस प्रोसीजर रखना है। ये प्रोसीजर क्या है, पहला स्टेप देखो, प्रोसीजर रखो। एनएलएम का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला स्टेप क्या है, एफबीडी बनाना। पहला स्टेप एफबीडी बनाओ, तो इसका एफबीडी बनाओ, किसी का भी बना लो, जो मन में है वो बनाओ। चलो मैं इसका बनाता हूँ, ये एफबीडी बनाया। एफबीडी में इधर से फोर्स लग रहा है F0। ये एफबीडी में नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हुआ, तो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर एन ऐसे लगेगा। ध्यान से सोचिएगा, बहुत बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, सरफेस ऐसे है तो ऐसे लगेगा, तो ये एंगल देखो ध्यान से। अब ये कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, तो कंपोनेंट तोड़ने के लिए देखो ध्यान से समझो, ये 30 डिग्री दिया है, ये 90 होता ही है, तो ये 60। तो n के कंपोनेंट अगर तोड़ना हो तो दिख रहा है मुझे कंपोनेंट टूटता हुआ बहुत आराम से। n cos थीटा, n cos 60, n sin 60। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, साइन तो इसका वेट बैलेंस करेगा। n ये रेस्ट में है, तो ये और ये दोनों बराबर होंगे ना, हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स बराबर होगा, ये इधर से, तो F0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n/2, यानी नॉर्मल रिएक्शन हो गया 2F0। आंसर देखो, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक की बातें तो हो गई, यहाँ तक के हिसाब से बात कुछ ऐसा निकल के आना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन के बाद अगला एक स्पेशल टाइप का, अगर हम आपको स्फीयर कभी प्रॉब्लम में मान लो, जैसे ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दे, क्वेश्चन नंबर 6, सोचो ज़रा कि इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, ये 37 डिग्री दिया है, ये वॉल है, ठीक है ना, ये इस बीच में रखा हुआ एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, मास m, रेडियस r। सॉलिड स्फीयर, मास m है, रेडियस r है। इस स्फीयर में अब आपको बताना है कि इसका इक्विलिब्रियम, ये बोल रहा है रेस्ट में है स्फीयर, स्फीयर कैसे रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। अब आपको पूछ रहा है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन
between sphere and wall, दूसरा पार्ट sphere and inclined plane। तो ठीक है, अब मैं बार बार बोला हूँ प्रोसीजर रटना है। अब आप खुद बताओ स्टेप नंबर 1 क्या होता है। तो FBD बिना दिमाग लगाए FBD, चलो ठीक है। हम क्या FBD यहाँ बनाए कि यहीं बना दें, क्योंकि FBD में ये इंक्लाइन ऐसे ऐसे बनाना होगा, ज़्यादा स्पेस है नहीं। आप अपनी कॉपी में अगर देखोगे तो क्वेश्चन अलग से बनाओगे, मैं इसी में बना दे रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे बनाना स्पेस ज़्यादा है नहीं मेरे पास, मैं इसी में बना दे रहा हूँ। चलो इतना मेरा FBD बन गया। FBD ये दिखा दिया, FBD बना रहा हूँ। अब सुनो, बोला था कि ये किस पे रखा है, इंक्लाइन पे रखा है। तो इंक्लाइन पे रखा है तो इसका वेट पहले 2 कंपोनेंट बना दो। चलो मैं बना ही देता हूँ अलग से इस FBD नीचे। ये स्फीयर है, एक बना mg sin 37 3mg/5, नीचे की तरफ लगा mg cos 37, और नॉर्मल रिएक्शन देखो इसी पे सरफेस पे ऐसे लगेगा। अच्छा, सॉलिड स्फीयर में नॉर्मल रिएक्शन आप पढ़े होंगे क्लास 10 कक्षा 10 पास हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ ऐसा, और करना भी चाहिए उम्मीद, क्योंकि पास होने का तात्पर्य सर्टिफिकेट से नहीं है। कुछ पॉइंट्स जो गणित में पढ़ के आए होंगे मैथ्स में, कि भाई जो नॉर्मल होता है स्फीयर पे, सर्कल पे, वो हमेशा सेंटर से पास होता है। ये सर्कल की जैसा है ना, नॉर्मल जो होगा वो कहाँ से पास होगा, सेंटर से। तो हम नॉर्मल रिएक्शन कैसा बनाते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल कैसा बनाते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर जो बनाया करो नॉर्मल, वो डायरेक्शन हमेशा कैसा बनेगा, ऐसा बनाओ जो कि कैसा हो, अपने आप में इसी डायरेक्शन में हो, सेंटर से पास जाता हुआ। तो सेंटर से पास जाता हुआ नॉर्मल बना दिया। चलो इसको कुछ n1 बोल दो, क्योंकि एक नॉर्मल यहाँ पे भी बनेगा। देखो वॉल ऐसा है ना, सेंटर से जाता हुआ नॉर्मल बन जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल बनेगा ये n2। FBD बन गया पूरा, क्योंकि देखो 2 जगह कांटेक्ट है, बस उसका वेट है, इतना ही तो है बस। मतलब मैं बोल रहा हूँ कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए घबराना नहीं है, एकदम रिलैक्स होके सॉल्व करना है कि भाई FBD बनाया, FBD में जैसे ऐसे बनता है। स्फीयर के केस में नॉर्मल हमेशा स्फीयर के सेंटर से पास होगा, ये स्फीयर की प्रॉपर्टी है। तो स्फीयर से जहाँ जहाँ कांटेक्ट हो वहाँ सेंटर से निकालने वाली एक लाइन निकाल दिया करो। जैसे यहाँ पे नॉर्मल किस डायरेक्शन में कहाँ पे लगेगा, तो यहाँ से एक लाइन निकालो, इसी के लॉन्ग नॉर्मल लगेगा, बना दिया ऐसे। हमें फोर्सेस किधर चाहिए, अलॉन्ग द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, याद है ना, ये अलॉन्ग द सरफेस है, ये भी है, बस यही वाले को कंपोनेंट करना है। ठीक, कर लेते हैं। अभी एक किया था, याद है हमें कैसे करना है। इसको आगे बढ़ाएं थोड़ा सा, तो ये भी 37 हुआ। तो इसका देखा जाए तो 2 कंपोनेंट इधर बनेंगे, एक अलॉन्ग, देखो अलॉन्ग का डायरेक्शन, तो अलॉन्ग वाले से कितना बना रहा है 37, दूसरा परपेंडिकुलर आ ही जाएगा। स्फीयर को मैं यहाँ बना दूँ, एक नॉर्मल ऐसे बना, n1 जिसका नाम है, देखो इसको मैंने आगे बढ़ाया ऐसे करके, तो यहाँ से 37 बना रहा है ये। तो और इस किससे 37 बना रहा है, इंक्लाइन प्लेन से। तो इंक्लाइन के डायरेक्शन में कितना बनेगा, इंक्लाइन के डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन, जैसे इंक्लाइन ऐसे है ना यहाँ पे, इस डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, और अलोंग द इंक्लाइन 3mg/5, और ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन 4mg/5।
n2 cos 37, cos 37 4n2/5 और ये हो जाएगा 3n2/5 बन गया। कुछ बच्चों को एकदम बाउंसर चल गया होगा, थोड़ा सा रिलैक्स होकर 2 बार पढ़िए वीडियो, दोबारा रिटर्न करके देखिएगा पूरा एक्सप्लेनेशन धैर्यपूर्वक। यहाँ पे बनाया, इसका वेट बनाया, स्फीयर है, स्फीयर का कांटेक्ट कहीं भी सरफेस से हो तो नॉर्मल रिएक्शन स्फीयर पे जो भी बनाओ स्फीयर के सेंटर से जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो ये नॉर्मल बना लिया, एक वेट के 2 कंपोनेंट कर लिया। यहाँ वाला नॉर्मल ऐसे बनाओगे, देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल बनेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था कि अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर बनाना होगा, तो इसको एक्सटेंड कर लिया करो थोड़ा सा, यहाँ पे एंगल दिख जाया करेगा हमेशा। ऐसे ये बन गया, ऐसे बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, देखो इस डायरेक्शन में 4n2/5 की वैल्यू है 3mg/5, n2 आ गया। और इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, n1 = 4mg/5 प्लस 3n2/5, बस हो गया। n2 की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो mg के टर्म्स में, n1 × सॉल्व हो गया। ज़्यादा टफ नहीं है, धैर्य बनाए रखो। 2 बार जाके इसको, वीडियो को 2 बार देखना आप, तब जाके ये क्वेश्चन समझ में आएगा। पहले तो डायरेक्ट देखना, फिर दोबारा आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर, पहले एक बार पूरा सॉल्यूशन देखो, फिर पॉज करके खुद से ट्राई करना, तब आपका अप्रोच धीरे धीरे डेवलप होगा। अभी स्फीयर पे 1-2 प्रॉब्लम और कराते हैं, हो जाएगा। जैसे बच्चों इसी स्फीयर की प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बोलें प्लेन ऐसे है, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, स्फीयर ऐसे रखा है, एक सॉलिड स्फीयर ऐसे रखा है। चलो ठीक है, सॉलिड स्फीयर, मास 10 kg। बताओ मुझे नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शंस 2 जगह नॉर्मल लगेगा तो सॉल्यूशन देखो, एफबीडी बनाना पड़ेगा, तो बना देते हैं एफबीडी। तो बच्चों जहाँ जहाँ स्फीयर की बात आती है तो आपको मैं बताया था, सेंटर से पास होता हुआ 2 जगह नॉर्मल बनेगा। सेंटर इसका यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कांटेक्ट। इसी के डायरेक्शन में स्फीयर को कंप्रेस करते हुए एक n1 बन गया, एक इधर n2 बन गया। इसके वेट के 2 कंपोनेंट कर लो, ये देखो ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है, काफ़ी सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है वो, कि इस पर्टिकुलर केस में स्फीयर के सिमेट्रिसिटी से दिखाई दे रहा है कि जितना लोड इस पे पड़ेगा उतना लोड इस पे पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं बोलूँ कि इसको इस पे दोनों पे अलग अलग चाहो तो बना लो, किसी एक डायरेक्शन में देख लो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो इसके अलोंग इस स्फीयर का वेट, इसके लिए बोलेंगे तो देखो इसके लिए स्फीयर का mg√3/2 और इधर आएगा mg/2
इधर से आएगा N1, ठीक है ना। N2 किधर लग रहा है, N2 ऐसे लग रहा है, ये N2 है। तो इस पूरे स्फीयर की प्रक्रिया को अगर हम देख लिया जाए तो इस सॉलिड स्फीयर को अगर हम अलग कर ले पूरी तरह से, तो रिज़ॉल्व करने में हमें लग रहा है कि ज़्यादा आसानी है। वेट को अगर हम ऐसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखें तो हम इस स्फीयर पे देखा जाए तो स्फीयर को अलग कर लो, दोनों में से एक नॉर्मल ऐसे लग रहा है, एक नॉर्मल ऐसे लग रहा है, ये N1 N2, और ये दोनों एंगल कितना बन रहा है, देखो ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल से 30, ये भी ये भी 30, ये भी 30, वेट है mg। तो इसके दो कंपोनेंट कर लें, N1√3/2, N1/2, इसके भी कंपोनेंट करोगे N2√3/2, N2/2। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब भी स्फीयर वाले क्वेश्चन आए, जो दो दो इंक्लाइन प्लेन जब भी आ जाए, तो कसम खा के नहीं बैठना है किसी एक इंक्लाइन के अलॉन्ग ही बनाना है। तो स्फीयर को आइसोलेट कर लिया, यहाँ पे कंपोनेंट करना हमें दिख रहा है कि इसको मैं बोला था ना कि कसम नहीं खा के बैठना है। स्फीयर वाले प्रॉब्लम में जब दो दो इंक्लाइन आए, एक इंक्लाइन में तो कसम खा लो कि अलॉन्ग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ही कंपोनेंट करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिख रहा है कि यार ज़्यादा बेटर होगा कि आप n के ही कंपोनेंट कर दो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ज़्यादा आसान दिख रहा है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ से ये दोनों बराबर करोगे तो N1 = N2 आ जाएगा, और वर्टिकल का दोनों बराबर करोगे तो N1/2 + N2/2 = mg। सॉल्व हो गया, N1 = N2 ही है तो N1 = N2 = mg। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो बच्चों क्या है कि एक क्वेश्चन और स्फीयर पे बेस्ड अगर हम आपको दें, स्फीयर वाले प्रॉब्लम जब भी आए तो ऐसे आसानी से धैर्यपूर्वक किया जाता है। अब उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मैं आपको ये दे दूँ, ये करा नहीं रहा हूँ कि स्फीयर ऐसे रखा है, अब इसको सॉल्व करो। तो नॉर्मल ऐसे बनाया, वे टाइप से बनाया, कर लेंगे सॉल्व। अब मैं करा नहीं रहा हूँ इसको। स्फीयर से मिलता जुलता कल के दिन ऐसा हो सकता है कि इंक्लाइन प्लेन दोनों एंगल पे थे, कल के दिन ऐसा हो सकता है कि इंक्लाइंड ऐसे, एक इंक्लाइंड ऐसे, यहाँ पे स्फीयर रखा है, ये एंगल 30 डिग्री दिया है, ये एंगल 15 डिग्री दिया है, मास सेम रेडियस आर। बताओ दोनों जगह नॉर्मल कैसा बनेगा। तो नॉर्मल देखो हमेशा सेंटर से पास होता हुआ ऐसे एक नॉर्मल बन जाएगा N1, एक नॉर्मल ऐसे बन जाएगा N2। देखो ये N2 बेस हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पे है, दिख रहा है 60, ये 90, 30। N1 कितने डिग्री पे है तो N1 को एक्सटेंड करो, यहाँ पे 90, ये पूरा 45, तो ये भी 45। तो यानी स्फीयर को अलग से देखोगे तो N1 हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, 45। कंपोनेंट कर लोगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ये आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, बाद में पूछिएगा आप लोग अगर नहीं आएगा तो।
एक मैं आपको करा दूँ और लास्ट क्वेश्चन कि जैसे बच्चों की एक स्फीयर ये है, ठीक है, और एक स्फीयर ये है, ये भी मास m रेडियस आर, ये भी मास m रेडियस आर, ये सेपरेशन कुछ 3r है। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल एट ऑल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करना है। इस स्फीयर का एफबीडी बनाओ। ए ये है, ये बी है, एफबीडी ऑफ ए। तो यहाँ से नॉर्मल देखो, ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दो नॉर्मल बनेंगे, एक N1 बन गया, एक N2 बन गया, एक इसका वेट mg बन गया। एक देखो ये दोनों का सेंटर है C1 C2, तो दोनों का सेंटर ज्वाइन करो तो एक इधर से बन रहा होगा N3, ठीक है ना। इस वाले का बनाएंगे तो एक इधर से बनेगा N3, एक इधर से नॉर्मल बनेगा N4, इसका वेट mg। N3 का पता करना पड़ेगा कितने एंगल पे है हॉरिजॉन्टल से, थीटा पता करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो थीटा देखो कैसे पता, ये दूरी कितना है r, ये दूरी कितना है r, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो तो ये दूरी पे कितना होगा r। अब देखो इस ट्रायंगल में तो ये 2r है, ये r है, तो ये थीटा 60 डिग्री बना। थीटा कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे n3/2, n3 cos थीटा, n3√3/2, ये दोनों आपस में बराबर कर दोगे, ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी n4 = n3√3/2, और वर्टिकल वाला इसके बराबर हो जाएगा n3√3/2 = mg। ये सॉल्व हो गया। अभी यहाँ पे सॉल्व करो, n3 के दो कंपोनेंट n3/2 और नीचे की तरफ n3√3/2, तो कर लोगे अब आप लोग। देखो ये इसके बराबर हो जाएगा n1 के, n3/2 = n1 भी हो गया। वर्टिकल डायरेक्शन में देखो तो ये प्लस वेट = n2, यानी n3√3/2 प्लस वेट mg = n2, ठीक है। बाकी हम एक डिग्री भी देंगे, उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, और इसको 2 बार कम से कम देखिए आज का।